गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है नवंबर 1 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करेंगे। एक टॉपिक है इंडिया मालदीव रिलेशन के बारे में। ये टॉपिक वैसे तो हम लोग लास्ट टू लास्ट वीक भी किया था, लेकिन आज इसके लिए टेक्स्ट सेक्शन आया है तो कुछ नया डायमेंशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक नेबर है मालदीव। इंडियन ओशन में हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे जो पॉलिटिकल डिस्टरबेंसेस हो रही हैं उसकी वजह से रिलेशन काफी खराब हो रहे हैं। उसके रीजंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है, और साथ के साथ चाइना का यहाँ पे क्या रोल है, वो थोड़ा हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ेंगे। अच्छा आर्टिकल है मेंस के पर्सपेक्टिव से। जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं या इंडिया का नेबर्स के साथ रिलेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पर्सपेक्टिव से। उसके अलावा तमिलनाडु में काफी समय से इशू चल रहा है, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब वहाँ के सीएम के बीच में और वहाँ के गवर्नर के बीच में। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग जानेंगे डिटेल में। और मेजर हमारा जो फोकस रहेगा वो रहने वाला है गवर्नर की पावर्स क्या क्या होती हैं विद रिस्पेक्ट टू एसेंट ऑफ द बिल। मतलब एक बिल को के बारे में क्या क्या गवर्नर की पावर होती है। तो ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस आप दोनों ही एंगल से इसको कर सकते हो। उसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ कौन कौन से इशू हैं इंडिया में, और ये टॉपिक हम लोग ले रहे हैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से। और सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के ऊपर कुछ 100 ऑफ करोड़ रुपीस का फाइन लगाया है। वो क्यों फाइन लगाया है, क्या उसका रीजन है, उसके साथ साथ फिर हम लोग इंडियन इंडस्ट्री जनरली क्या क्या इश्यूज हैं। तो ये टॉपिक भी जो है आप इसको मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज और उसकी फंडिंग के रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आज जो है दिया गया है, थोड़ा हम लोग यहाँ पे इसको देखने वाले हैं। उसके अलावा भैया आज है हरियाणा दिवस, तो 1 नवंबर है। और जो हरियाणा वाले स्टूडेंट हैं हमारे जो देखते हैं न्यूज़पेपर एनालिसिस, सभी को बहुत बहुत बधाई है हरियाणा दिवस की। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा करंट अफेयर का प्रोग्राम चलता है सैटरडे के दिन, आप सभी को पता ही है पहले से। और जिसमें हम लोग पूरे वीक का करंट अफेयर कवर करते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हो तो ये क्यूआर कोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये तरीका आप नहीं फॉलो करना चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला देखिए 9289130503। इस पे भी आप मैसेज करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आप ऐसी 1000 इस कोड को अप्लाई करते हो तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी यहाँ पे मिल जाएगा मेरी तरफ से पर्सनली। चलिए जी। तो आज का पहला टॉपिक जाएंगे हम लोग, स्टैंस ऑफ द मालदीव्स प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑन मीडिया। मतलब अभी वहां पे इलेक्शन हुए थे और जो प्रेसिडेंट वहां पे अभी इलेक्ट हुए हैं, इंडिया के बारे में वो क्या सोचते हैं, मतलब उनका इंडिया के बारे में स्टांस क्या है, उसके बारे में आर्टिकल दिया गया है। तो इनका नाम है मोहम्मद मुइजू, जो अभी नए प्रेसिडेंट वहां पे इलेक्ट हुए हैं और काफी बड़े मार्जिन से इनकी जीत हुई है। और इन्होंने जब ये इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने कैंपेनिंग में एकदम रैलीज में खुल के कहा था कि वो कभी किसी भी इंडियन ट्रूप को मालदीव में नहीं रहने देंगे। और जैसे ही ये पावर में आते हैं तो इनका सबसे पहला काम यही होगा कि जो इंडियन सिक्योरिटी पर्सनल जो हमारे ट्रूप्स मालदीव में हैं, सबसे पहले उनको वहां से निकालेंगे, क्योंकि ये मालदीव की इंडिपेंडेंस और मालदीव की सोवरेनिटी, इसको जो है प्रेफरेंस देते हैं। बात तो ऐसी कर रहे हैं जैसे इंडिया वाले वहां पे उसको कब्जा करने के लिए गए हैं मालदीव में, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम किस पर्पज से गए हैं वो एक अलग चीज है, वो हम बात करेंगे। तो इंडिया आउट एक कैंपेन वहां पे चलाया गया था पोजीशन के द्वारा। और आजकल आपको पता ही है सोशल मीडिया से लोग बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। तो वहां पे इंडिया की इमेज थोड़ी ऐसी गलत बना दी गई है मालदीव के अंदर कि भाई वो तो वहां के ट्रूप्स जो है मालदीव में है, सोवरेनिटी को खतरा है एंड ऑल दैट। जबकि आप देखोगे तो 50% से ज्यादा जो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री है वो इंडिया से ही चल रही है। और मालदीव का जो मेन जो रिवेन्यू का एक साधन है वो आपका टूरिज्म ही होता है। फिर भी कोई बात नहीं, पॉलिटिकल चीजें होती हैं। लेकिन इंडिया के ट्रूप्स वहां पे कर क्या रहे हैं, हमारे एक्चुअली वहां पे और सिर्फ 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल है। और किसी पर्सनल यूज के लिए तो ऑफ कोर्स नहीं है, उन्हीं के लिए है। मालदीव को कुछ साल पहले हम लोगों ने कुछ डोर्नियर एयरक्राफ्ट, ठीक है, और 2 हेलीकॉप्टर गिफ्ट दिए थे। अब भैया मालदीव वालों को तो ये चलाने नहीं आते, ना उनको इसकी मेंटेनेंस करने आती है, क्योंकि हमारे एयरक्राफ्ट हैं। तो इसलिए इनको मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए 75 इंडियन मिलिट्री पर्सनल वहां पे हैं। ये किसी लड़ाई के लिए नहीं है, वो सिर्फ इनकी मेंटेनेंस वगैरह के पर्पज के लिए है। और ये हम लोगों ने मालदीव को दिया था। मजे की बात है, ये मालदीव को हम लोगों ने मालदीव की रिक्वेस्ट पे ही दिया था, खुद से जबरदस्ती नहीं दिया था। भैया आपने रिक्वेस्ट करी, हमने आपको दिया, मेंटेन करने के लिए पर्सनल रखे हुए हैं। और जैसे इंडिया में राफेल है,
राफेल भी तो हम लोगों ने लिया है ना, तो राफेल को मेंटेन करने के लिए भी, उसको मैनेज करने के लिए, साइंटिफिक चीजों को करने के लिए हमारे पास इस समय बाहर की कंट्रियों के ट्रूप्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो हम तो नहीं कह रहे हैं उनको कि भाई आप हमारे सोवरेनिटी के ऊपर खतरा कर रहे हो। भाई जब आप सामान हमसे ले रहे हो तो मेंटेन भी करके दो हम लोगों को। यस, ये चीजें यहाँ पे होती हैं जो ये नहीं समझते। तो जो पिछले प्रेसिडेंट थे मिस्टर साले, मोहम्मद साले, वो इंडिया के क्लोज थे, वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी को फॉलो करते थे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ट्रूप्स वगैरह मेंटेन वो सब करवाया था। और ये जो हम लोग हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट दे रहे हैं, वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ट्रेनिंग पर्पज के लिए, सर्विलियंस के लिए, पेट्रोलिंग वगैरह के लिए यूज होते हैं। तो फायदा तो आपको ही है भैया, इसमें हमें तो कोई खास बेनिफिट हो भी नहीं रहा है। हमें तो सिर्फ ये बेनिफिट है कि भैया मालदीव एक इंडियन ओशन के अंदर एक हमारा नेबर है, नेबर के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहेंगे, तो एक जो इंडियन ओशन की सिक्योरिटी को हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। इंडिया के अपोजिट क्यों है ये? हालांकि ये पहले तो अपने आप को खुल के चाइना का फ्रेंड कहा करते थे। अभी इन्होंने वो टर्म थोड़ी सी कर दी है, कहते हैं भैया मुझे चाइना से कोई मतलब नहीं, मुझे इंडिया से कोई मतलब नहीं है, मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रो मालदीव से है। लेकिन ये सभी को पता है कि चाइना के बहुत खास हैं। और यही समस्या है, अगर इंडियन ट्रूप्स वहां से आते हैं और मालदीव की फॉरेन पॉलिसी के अंदर चेंजेस होते हैं, तो डेफिनेटली चाइना को इसमें बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पे जो रिंग ऑफ फायर, मतलब जो चाइना की पॉलिसी है इंडिया को घेरने की, है ना, तो उसके अंडर में भी जो है वो मालदीव एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे प्ले करता है। उसके अलावा जो जियो पोलिटिकल राइवलरी है इंडिया और चाइना के बीच में, उसका फायदा भी शायद ये उठाना चाहता है। क्योंकि मालदीव भी काफी समय से फाइनेंशियल इशू से गुजर रहा है। तो ऐसे श्रीलंका ने भी यूज किया था इंडिया और चाइना को। तो इंडिया यहाँ से चाइना को बेनिफिट, मालदीव को बेनिफिट देगा, उधर से चाइना बेनिफिट देगा, दोनों एक दूसरे को काउंटर करने के लिए। तो शायद एक वो भी यहाँ पे पॉलिसी डेफिनेटली हो सकती है। कुछ समय तक ये पॉलिसी श्रीलंका ने भी अप्लाई की थी, अब शायद इसको मालदीव भी करेगा। और मालदीव कोई ऐसा नहीं है कि भाई बहुत उसका फिजिकल जो है सरप्लस चल रहा है। वो बेचारा पहले ही कर्जे में डूबा हुआ है, डेट रिडन है बहुत ज्यादा। अब देखिए यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक कहता है, वो कहता है कि भाई 2024 और 2025 में मालदीव को हर साल $570 मिलियन पे करने हैं टू सर्विस, उसके एक्सटर्नल डेट को सर्विस करने के लिए। 2026 में हर साल उसके बाद $1.07 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर उसको हर साल देने पड़ेंगे। और इसमें से ज्यादातर जो डेट है वो आपको यहाँ पे चाइना का नजर आएगा। और अगर मालदीव को अपना डेट मेंटेन करना है तो इंडिया और चाइना की बहुत हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब भैया इंडिया को तो आप बाहर निकाल रहे हो, खाली चाइना आपके डेट को तो नहीं भरेगा, क्योंकि चाइना आपके डेट को भरेगा, फिर सोवरेनिटी कहाँ जाएगी? क्योंकि चाइना फ्री में तो पैसा देगा नहीं। वो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स लेगा, अपने ट्रूप्स भी लगाएगा, अपनी सबमरीन्स वगैरह वो भी सब उतारेगा, फिर आपकी सोवरेनिटी कहाँ जाएगी? तो ये जो इश्यूज हैं, जब ये पॉलिटिकल रैलीज वगैरह होती हैं, लोग सोचते नहीं हैं कि इसका लार्ज इम्प्लीकेशन क्या होगा लॉन्ग टर्म में। उस समय बोल देते हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि सुनने में ये जो अग्रेसिव सी चीजें हैं बड़ी अच्छी लगती हैं जनता को। सोशल मीडिया का जमाना है, मैनिपुलेशन होता है, राइट। आप हमारे इंडिया में भी देख सकते हो, कितने सारे हमारे यहाँ पे जो बिजनेसमैन हैं उनको टारगेट किया जाता है, कहीं स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा, सेंट्रल में ओपोजिशन के द्वारा टारगेट किया जाता है। लेकिन उनको ये समझ नहीं आता, जब यही पॉलिटिकल पार्टीज पावर में होती हैं तो अपने स्टेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए, कंट्री में इन्वेस्टमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इन्हीं जो बड़े बड़े बिजनेस हैं, टाटा बिरला अंबानी अडानी वगैरह, इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि फिर हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। तो ये लॉजिकल तरीके से सोचें तो ये मालदीव के अंदर जो हो रहा है ऑफ कोर्स बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। एक इतना बड़ा नेबर है इंडिया और हमारे बहुत पुराने रिलेशन है, तो उसको ये हैम्पर करेगा। यस। चलो, तो इस आर्टिकल से वैसे तो सफिशिएंट इतना ही है, लेकिन लास्ट वीक जब हम लोगों ने इस टॉपिक को किया था, एक काफी डिसेंट कंटेंट मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था। मालदीव की लोकेशन, हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह के बारे में हम लोगों ने बात किया था। उसके अलावा कौन कौन से एरिया में इंडिया कोऑपरेट वहाँ पे कर रहा है मालदीव के अंदर में। यस, यहाँ पे इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल दैट। कोई हमारे रिलेशन के बीच में कौन कौन से चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी हम लोगों ने बात कर ही लिया है। पॉलिटिकल डायनामिक्स जिस तरह से अभी हम लोगों ने बात किया, मालदीव के अंदर काफ़ी रेडिकलाइजेशन हो रहा है, वहाँ पे इस्लामिक स्टेट्स वगैरह की प्रेजेंस भी देखने को मिलती है। तो हो सकता है मालदीव को पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में ऑपरेशंस करने के लिए यूज़ कर सकता है, एक लॉन्च पैड की तरह। और चाइना का इन्फ्लुएंस तो ऑफ कोर्स वहाँ पे है ही। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है
उसके तहत चाइना हमें घेर सकता है यूजिंग मालदीव एज अ लॉन्च पैड। तो ये कुछ इश्यूज हैं हमारे बीच में, आप इसको देख सकते हैं आर्टिकल को। चलिए जी, तमिलनाडु मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट गवर्नर रावी ओवर द डिले इन द क्लियरिंग बिल। तो ये इश्यूज काफी पुराने चल रहे हैं तमिलनाडु में। तो वहाँ की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके बीच में, और वहाँ के जो गवर्नर हैं उसके बीच में। देखिए, जो गवर्नर होते हैं वो तो भैया नॉमिनेटेड रहते हैं, एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट होते हैं, आप ये सब कह सकते हो। तो और कहीं ना कहीं इनके थ्रू सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हालांकि करना तो नहीं चाहिए, गवर्नर क्योंकि एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, तो उनको एक अपनी पावर होती है, इंडिपेंडेंस होती है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा इस अपॉइंट किए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको पूरा तरह से करती है। उसके अलावा इधर से इलेक्टेड जो जो गवर्नमेंट है जिसको लोग वोट देते हैं, इनके इंटरेस्ट और कई बार इनके जो इंटरेस्ट हैं आपस में क्लैश कर जाते हैं। तमिलनाडु के अंदर इस समय ऐसा ही चल रहा है। तो वहाँ के जो गवर्नर हैं मिस्टर रवि, कई सारे बिल ऐसे हैं, खासकर नीट वाले बिल की हमें बात चल रही है, इसको ये होल्ड करके बैठे हुए हैं काफी समय से। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उस बिल को कई बार पास कर चुकी है काफी समय पहले, लेकिन अभी तक उनको इनकी तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो वो एक इशू यहाँ पे नजर आता है। तो तमिलनाडु अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है तमिलनाडु ने, और मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ खास इंटरवीन करेगा, क्योंकि ये एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें इंटरवीन करता है तो ये कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर का जो है वायलेशन भी होगा। यस। तो जब बिल पास कर दिया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, उसके बाद उसकी गवर्नर के पास क्या क्या पावर हो सकती है। पहले वो देखो, कोई भी चाहे वो सिंगल हाउस हो चाहे वो डबल हाउस हो, है ना, जो है जहाँ पे मतलब जैसे लोकसभा राज्यसभा है हमारा, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। चाहे वहाँ पे दो हाउस हो चाहे वहाँ पे सिंगल हाउस हो, डजंट मैटर। लेकिन एक बार बिल अगर वहां से पास हो जाता है उसके बाद वो गवर्नर के पास आता है। गवर्नर के पास आने के बाद ना गवर्नर के पास चार ऑप्शन होते हैं कि वो उस बिल के साथ क्या करे। या तो उसको असेंट दे, हाँ कर दे सिग्नेचर करके, टेंशन नहीं है, खत्म, बिल पास हो जाता है, एक्ट बन जाता है। या फिर उसको विद होल्ड कर सकते हैं, मतलब उसको रोक सकते हैं। अगर विद होल्ड कर लेते हैं तो फिर वो बिल एंड हो जाता है। या फिर उस बिल को दोबारा से रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं हाउस को कि भाई इसके बारे में सोचो, थोड़ा सा अमेंडमेंट करो, जो भी इनको करना है वो कर सकते हैं। या फिर उस बिल को प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए रिजर्व भी रख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसके लिए कौन सा आर्टिकल होता है, जिस किस आर्टिकल का यूज करके गवर्नर प्रेसिडेंट के लिए एक बिल को रिजर्व करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओगे तो मजा आएगा। अब एक बार ये प्रेसिडेंट के पास जो है वो चला जाता है। व्हेन द गवर्नर रिजर्व्स द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन द प्रेसिडेंट, एक बार प्रेसिडेंट को भेज दिया, उसके बाद गवर्नर का रोल खत्म हो जाता है। देयर इज नो रोल व्हाटसोएवर। अब जो भी होगा वो प्रेसिडेंट खुद करेंगे। ठीक है। इफ द बिल इज रिटर्न्ड बाय द प्रेसिडेंट, बिल भी प्रेसिडेंट जैसे गवर्नर रिकंसिडरेशन के लिए भेजता है हाउस को, प्रेसिडेंट भी तो भेज सकते हैं। तो प्रेसिडेंट जब उस बिल को देखिए, प्रेसिडेंट की मर्जी है, वो तो हाँ भी कर सकते हैं ना भी कर सकते हैं, रिकमेंडेशन के लिए भेज सकते हैं। प्रेसिडेंट अगर उस बिल को रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं और जो स्टेट हाउस है अगर वो उसको दोबारा से पास कर देता है, द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेंट ओनली। ये गवर्नर के पास नहीं जाएगा, अब ये प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा दोबारा से। गवर्नर का रोल खत्म। जैसे उन्होंने राष्ट्रपति के लिए भेजा, गवर्नर का रोल खत्म। और प्रेसिडेंट के पास अगर ये जा रहा है तो प्रेसिडेंट उसको अपना एसेंट दे सकते हैं, और जैसे ही वो उसको अपना एसेंट देते हैं वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ दैट एसेंट ऑफ द गवर्नर इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में गया, यहां से गया गवर्नर के पास, गवर्नर ने क्या किया, उसको प्रेसिडेंट के लिए रिकमेंड कर दिया। प्रेसिडेंट उसको दोबारा से हाउस के अंदर भेजता है कि भैया इसको थोड़ा सा रिकंसिडर कर लीजिए। एक बार इसको रिकंसिडर करने के बाद ये हाउस उसको दोबारा से पास करता है ना, तो ये दोबारा से गवर्नर के पास नहीं जाता है, ये दोबारा से प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये है पूरा खेल। और उनके पास भी ऑप्शंस होते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन आपको पता है, वो हाँ कर सकते हैं, ना कर सकते हैं,
दोबारा से रिकमेंडेशन के लिए भी भेज सकते हैं। द गवर्नर कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, मनी बिल के केस में तो खैर उनके पास कोई खास पावर नहीं होती है। व्हेन द बिल इज रिजर्व्ड बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट, ही कैन असेंट हिज he can withhold, वही ऑप्शंस होते हैं। send it back to the state legislature for the recommendation. In this case, if the bill is written with the change the state legislature, president is not bound। ठीक है, यहाँ पे फर्क है दोनों में। स्टेट लेजिस्लेटर में पास हुआ, गवर्नर के पास गया, गवर्नर ने वापस भेज दिया, स्टेट लेजिस्लेटर ने उसको दोबारा से पास करके गवर्नर के पास भेज दिया। गवर्नर को एसेट देना पड़ेगा। लेकिन दूसरे केस में ऐसा नहीं है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, गवर्नर ने के पास गया, गवर्नर ने उसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर दिया। ठीक है जी, प्रेसिडेंट ने उसको दोबारा से स्टेट लेजिस्लेटर के पास भेजा, भैया इसको रिकंसिडर कर लीजिए। स्टेट लेजिस्लेटर ने उसको पास किया, पास करने के बाद वो दोबारा से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। आज प्रेसिडेंट या तो उसको हाँ कर सकते हैं या उसको ना कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं है कि उसको ना हाँ करे, ना भी कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो ये थोड़ा फर्क होता है गवर्नर वाली पावर में और प्रेसिडेंट वाली पावर में। तो ये थोड़ा सा इसको पढ़ोगे एक दो बार तो समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है पॉलिटी में इस तरह की चीजें। थोड़ा लक्ष्मीकांत को 2-3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, चीजें अपने आप क्लियर हो जाती हैं। तो आप टेबल भी बना सकते हो, जैसे एसेंट ऑफ बिल। ठीक है, आप अपने लिए एक ऐसे टेबल बना सकते हो। एक तरफ आप यहाँ पे गवर्नर लिखोगे, एक तरफ आप यहाँ पे प्रेसिडेंट लिखोगे, तो दोनों की पावर 1 to 1 आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। टेबल बना के याद करना भी थोड़ा सा आसान रहता है, तो नोट्स वगैरह मेकिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए जी, पे सिंगूर अवार्ड फ्रॉम टीएमसी फंड सेज अपोजिशन। तो ये मामला क्या है भैया? मामला एक्चुअली बहुत पुराना है। मामला जाता है 2006 में। 2006 में टाटा मोटर्स ने जब कहा था भैया हम लोग नैनो गाड़ी लेके आएंगे, तो जगह आइडेंटिफाई की गई थी तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, और जो सिंगूर नाम की जगह आइडेंटिफाई की गई थी, वहां पे कई 100 एकड़ जमीन जो है वो टाटा ने खरीदी थी। और फिर ममता जी ने उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किए और पैसे वैसा सब कुछ पे कर दिया गया था टाटा के द्वारा, लेकिन उन्होंने वहां पे लगाने नहीं दिया उस प्रोजेक्ट को। और फिर बाद में वो जो टाटा का प्रोजेक्ट है वो गुजरात में चला गया, और नैनो गाड़ी जो पहले वेस्ट बंगाल में बनाई जानी थी, बाद में वो गुजरात के अंदर बनाई गई। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इंसिडेंट हुआ हमारी इंडस्ट्रियल हिस्ट्री के अंदर। और इस इंसिडेंट के बाद ना बहुत सारी चीजें बदली। वेस्ट बंगाल को वैसे भी बहुत इंडस्ट्रियली फ्रेंडली स्टेट पहले से नहीं माना जाता था, क्योंकि वहां पे बहुत सालों तक जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स रही। और आपको बहुत अच्छे से पता है जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स रहती हैं वो इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं होती हैं, वो ज्यादातर लेबर जो है वो फ्रेंडली रहती हैं। इसकी वजह से भी ये चीज हुई। 1947 में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो वेस्ट बंगाल जो है इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट इन इंडिया। लेकिन अगर आप देखोगे तो शायद ये टॉप 20 के अंदर भी नहीं है। इसका एक रीजन यही रहा, बहुत सालों तक वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही। तो लेकिन और ये जो एक इशू हुआ नैनो वाला, ये भी आप जो है इसी जो है डायरेक्शन में इसको देख सकते हैं। इसके बाद वेस्ट बंगाल की इमेज और ज्यादा खराब होती चली गई। और अभी जो अब वही जैसे मैंने आपको बताया कि आप पॉलिटिक्स में आने के लिए, वोट बैंक के लिए, पावर में आने के लिए आप इस तरह की चीजों का यूज कर तो लेते हो, लेकिन जब आप खुद पावर में आते हो तो आपको अच्छे से पता है कि वहां पे जॉब्स क्रिएट करनी है, इंडस्ट्री लेके आनी है, राइट, आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है। उन सब के लिए तो आपको इंडस्ट्री की हेल्प चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं लगेगी, फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी तो किसको जॉब मिलेगा, रिवेन्यू कैसे आप जनरेट करोगे? तो अभी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट का एटीट्यूड चेंज हुआ है और वो वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्री लगाना चाहती हैं। लेकिन आपको पता है कि इतनी बड़ी चीजें वहां पे हो जाती हैं नैनो जैसी, और टाटा एक इतना रिस्पेक्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, और एक कंपनी है इंडिया में। अगर आप उसकी अगेंस्ट में इस तरह की चीजें करोगे तो एक नेगेटिव जो है मैसेज डेफिनेटली जाता है। तो वेस्ट बंगाल की इमेज ऐसी ही है कि वो इंडस्ट्री फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इंसिडेंट जो है वहां से होता है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बहुत सालों से चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसके अंदर अपना अवार्ड दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है उसके खिलाफ जो है ये वर्डिक्ट दिया है। और 776 करोड़ रुपीज जो है वो टाटा ग्रुप को पे करने की बात कही है कि भैया आप इनको 776 करोड़ रुपीज पे करिए, क्योंकि इनको इतना नुकसान हुआ है। अब इसका पॉलिटिकल एंगल क्या है उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बट ये आपको इतना सा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।
तो इंडियन जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत सारे इश्यूज फेस करती हैं, है ना। दिखने में लगता है भैया बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इंडस्ट्री चलाना आसान नहीं है। आप छोटी सी दुकान खोल के देख लीजिए, उसको चलाने में कितनी दिक्कतें आती हैं, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज को चलाना तो ऑफकोर्स डिफिकल्ट होगा ही। तो क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज को, जिसकी वजह से इतनी कोशिश करने के बावजूद भी इंडिया में इंडस्ट्री अभी भी काफी बैकवर्ड मानी जाती है। आज भी हमारे यहाँ पे ज्यादातर जो इकोनॉमिक आउटपुट होता है वो लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, विदेशों में अगर आप जाओगे, फॉरेन कंट्रीज में, अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, वहां पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, जो आउटकम आता है वो कैपिटल बेस्ड है, लेबर बेस्ड नहीं है। चाइना में बहुत सालों तक इकोनॉमी लेबर बेस्ड रही। जैसे ही चाइना की इकोनॉमी लेबर बेस्ड से कैपिटल बेस्ड हुई, कैपिटल इंटेंसिव हुई, तो उसका आउटपुट बढ़ा डेफिनेटली। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब जो यह होता है कि जहाँ पे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, आप ज्यादातर मशीनों का यूज करते हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हो, सर्विस सेक्टर का भी यहाँ पे थोड़ा रोल हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो है यहाँ पे चीजें काम करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा ग्रो होती है कैपिटल इंटेंसिव अगर वहाँ पे होता है तो। खैर, कौन कौन सी चीजें हम लोग फेस करते हैं एज ए इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे। इन एडिक्वेट फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में अगर बात करें, तो हमारे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो रैंकिंग है, दैट इज ओनली 63 आउट ऑफ 140 कंट्रीज। तो काफी लैग करते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में। वहीं पे डिजिटल डिवाइड भी, देखिए आजकल तो कोई भी इकोनॉमी एक्टिविटी हो, तो अगर आप डिजिटली कनेक्टेड नहीं हो तो वो दिक्कतें ही दिखते हैं। 2021 की अगर बात करें, तो इंडिया की सिर्फ और सिर्फ 36% इंडियन पॉपुलेशन, वो उसके पास इंटरनेट की एक्सेस है। मोबाइल फोन तो हैं ज्यादातर के पास, लेकिन इंटरनेट की एक्सेस नहीं है ना। बहुत जगह पे आज भी 3G ही चल रहा है, 4G तो वहां तक पहुंचा ही नहीं है। 5G वगैरह की तो बात आप छोड़ ही दीजिए। बहुत सारे लोग गाँव में अगर आप जाओगे, अभी भी तो वो सिंपल जो फोन आते थे बटनों वाले, वो यूज करते हैं। स्मार्टफोन्स बहुत कम है। अगर स्मार्टफोन है भी तो नेटवर्क की दिक्कत है, इंटरनेट नहीं है, महंगे पैकेज होते हैं, लोग अब नहीं करवा पाते हैं रिचार्ज। इस तरह की बहुत सारी दिक्कतें हमारे यहाँ पे आती हैं। रेगुलेटरी हर्डल्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो वर्ल्ड बैंक की अगर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को देखें, तो यहाँ पे भी इंडिया का रैंक वही 60 के आसपास ही घूम रहा है। तो बहुत आसान नहीं है इंडिया में बिजनेस लगाना, बिजनेस को सेटअप करना, रन करना उसको, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप्स हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना। जिसे लाल फीताशाही बोलते हैं हिंदी में। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप की बात करते हैं, मतलब जो बाबू लोग हैं, जो सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज और सरकारी जो तंत्र है, महकमा है, बहुत धीरे चलता है, स्लो चलता है। और वो आज भी फाइलों पे फाइलों के ढेर लगे हुए हैं, तो क्लैरिटी नहीं हो पाती है चीज़ों की, राइट। और हमारे यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं सरकार की, वो भी काफ़ी अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल हैं। ये भी हमारे यहाँ पे बहुत समस्या है। नई सरकार आती है, नई पॉलिसी लागू कर देती है, पुरानी सरकार की पॉलिसी को कैंसिल कर देती है। तो इंडस्ट्रियल जो लोग हैं, बिजनेस पर्सन हैं, उनके मन में जो है क्लैरिटी आ ही नहीं पाती, तो जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, है ना। अब टाटा का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। टाटा ने गुजरात में जाके इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, क्योंकि वहाँ की पॉलिसीज डिफरेंट है। वेस्ट बंगाल की पॉलिसीज अगर बेटर होती, स्टेबल होती, प्रिडिक्टेबल होती, तो वहाँ पे ज्यादातर इंडस्ट्री जो है इन्वेस्ट कर लेती, लेकिन नहीं कर पा रही है। लेबर स्किल का चैलेंज तो हमारे खैर यहाँ पे है ही, है ना। हमारी लेबर फोर्स प्रॉपरली स्किल्ड नहीं है। आज भी मोस्टली लोग जो है मैनुअल वर्क ही कर रहे हैं, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में आज भी बहुत सारी पॉपुलेशन जो है इंडिया की इन्वॉल्व है। तो स्किल नहीं है हमारे पास। इवन जिसके पास स्किल है, उसके पास जॉब्स भी नहीं है भाई, ये भी तो एक बड़ी बात है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री उतना ग्रो कर ही नहीं रही है जिस हिसाब से करना चाहिए, चाइना ने किया जैसे। लेबर लॉस हमारे यहाँ पे बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, प्रॉपर तरीके से रेगुलेशन नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज्यादा है, राइट। एनवायरमेंटल कंसर्न भी बहुत ज्यादा है। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेज के मामले में। और पोल्यूशन वगैरह बहुत ज़्यादा डेफिनेटली हमारे यहाँ पे होता है। इंडिया का जीवन जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसका भी यही कहना है कि इंडिया में जो इंडस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है वाटर और एयर पोल्यूशन में। तो ये कंसर्न भी साथ के साथ, जब हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, पेरिस एग्रीमेंट की बात करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये इश्यूज आप रिलेट वहाँ से कर सकते हैं। लैंड एक्विजिशन, तो ये अभी वेस्ट बंगाल वाला जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है, वो आप इसी से रिलेट करके देख सकते हैं। लैंड एक्विजिशन वाली प्रोसेस हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ज़मीन अक्वायर करना किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं ना, सबको मनाना पड़ता है, सबकी मंजूरी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोजेक्ट हैं वो डिले हो जाते हैं, और कन्फ्लिक्ट भी होता है, लड़ाई झगड़े भी होते हैं। वेस्ट बंगाल में जब इस तरह के कन्फ्लिक्ट हुए थे, कई सारे लोगों की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ द पुलिस एक्शन। तो ये समस्या हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इवन अगर आप लैंड एक्विजिशन कर भी लेते हो, तो जिस जगह से आपने लैंड अक्वायर की है सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए, उन लोगों का प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाता है। वो बेसिकली कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाते हैं,
जिसकी वजह से बाद में वहाँ पे सोशल इश्यूज डेफिनेटली हो जाते हैं। हमारा जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रॉपर तरीके से क्रेडिट नहीं मिल पाता है बैंकों वगैरह से। ठीक है, तो बैंक आपको भैया क्रेडिट ही नहीं मिलेगा, आपको लोन नहीं मिलेगा, तब इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे करोगे? और इन्वेस्टमेंट ना हो नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आज भी वो पुराने तरीके से ही हमारी इंडस्ट्री चल रही है। और जो कैपिटल की कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आप बैंक से इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बैंक लेता है आपसे, कोलेटरल रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है हमारे यहाँ पे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री वही है, ढाक के तीन पात आज भी वहीं खड़ी है जैसी 20 साल पहले थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे यहाँ पे कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। सरकार ने स्कीम बहुत चला के देख ली है, PLI ये वो, मेक इन इंडिया वगैरह, लेकिन जो अगर आप GDP में परसेंटेज देखोगे मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है पिछले 20 सालों में। ये समस्या हमारे इंडस्ट्री को यहाँ पे फेस करनी पड़ रही है। चलिए जी, स्टॉक टेकिंग क्लाइमेट फाइनेंस का केस ऑफ द सर्कल इन द रेड इंक। इसका मतलब ये है कि भाई क्लाइमेट चेंज का जो UNFCCC जो कन्वेंशन होती है वो हर साल, ठीक है, हर साल होती हैं। और हर साल उनके सेंटर में एक ही पॉइंट होता है कि भैया फाइनेंस को ऐसे करेंगे। ठीक है, पहले तो दिक्कत ये थी कि फाइनेंस कौन करेगा, अब दिक्कत ये कि फाइनेंस कैसे होगा, ये भी तो एक बड़ी समस्या है। ठीक है, अब डिसाइड आपने कर लिया कि जो डेवलप्ड कंट्री है वो फाइनेंस करेंगी, कितना फाइनेंस करेंगी ये भी एक समस्या है। और फाइनेंस करेंगी तो कैसे करेंगी, और वो जो फाइनेंस करेंगी कैसे करेंगी, अगर ये भी सोल्व हो जाता है तो किस किस को करेंगी, किसको कम मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा। तो आज तक क्लाइमेट चेंज की डिस्कशंस का जो मेजर मुद्दा है वो पैसे को लेके ही जो है वो दिक्कत हमारे यहाँ पे है। तो अभी कोप होने वाला है, नए वाला COP 28 कहाँ पे होगा? दुबई में होगा जी ये। ठीक है, अभी नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, November 30 से लेके December 12 तक है। तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी डिस्कशन है वो सबसे ज्यादा यही है, क्लाइमेट फाइनेंस वाली। ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्री डिमांड कर रही है भैया हमें पैसा दो। क्यों दो? क्योंकि मिटिगेशन एक्शन अगर आपको लेने हैं, मिटिगेशन एक्शन का मतलब आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि जैसे डेवलपिंग कंट्री फेस करती हैं साइक्लोन्स या फ्लड्स या ड्रोट्स बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब इसके लिए ये खुद तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबल है हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर किसकी वजह से हुआ? डेवलप्ड कंट्री की वजह से हुआ। तो ये जो लोग डिस्प्लेस होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वगैरह कम होती है, लोगों की डेथ होती है, फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, इन सब से बचने के लिए जो मेडिकल मिटिगेशन जो स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये डेवलपिंग कंट्री को यहाँ से पैसा आपको देना पड़ेगा। जब पेरिस कन्वेंशन वगैरह हम लोगों ने किया था तो वहां पे डिसाइड किया गया था कि 100 बिलियन, हालांकि ये इससे पहले कैनकुन में डिसाइड हो चुका था। कैनकुन में हम लोगों ने डिसाइड किया था। उसके अलावा फिर बाद में हम लोगों ने कोपनहेगन में भी डिसाइड किया था। और फिर बाद में हम लोगों ने पेरिस में भी डिसाइड किया कि भैया हम लोग $100 बिलियन हर साल देंगे 2020 तक। ऐसा डिसाइड हो चुका था, लेकिन अब तक ऐसा पैसा नहीं मिला है। कोई 2020 तक टोटल जो है वो $612 बिलियन। और हालांकि इसकी भी क्लैरिटी नहीं है मिला है कि नहीं मिला है, लेकिन चलो मान के चलो इतना पैसा मिला भी है तो ये तो बहुत कम है। अभी G20 में अंदाजा लगाया गया है कि कम से कम 4 से 5 ट्रिलियन डॉलर चाहिए भाई। ये बिलियन विलियन की बात छोड़ो, अभी ट्रिलियन में बात पहुंच गई है। पैसा तो मिल ही नहीं रहा है। ये है हमारे यहाँ पे समस्या। पैसा किस लिए चाहिए? जस्ट ट्रांजिशन के लिए चाहिए। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, जस्ट ट्रांजिशन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। जस्ट ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो सोसाइटी है, जो इकोनॉमी है, ये अभी कार्बन बेस्ड है। कार्बन बेस्ड मतलब कोल, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इसको क्लीन एनर्जी बेस्ड करना है। सोलर, विंड, वाटर, इसको ऐसे करना, इसे ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन बेस्ड इंडस्ट्री, पोल्यूशन बेस्ड सोसाइटी से हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, इसका मतलब है ट्रांजिशन। लेकिन ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब सबकी नजर इंडिया के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन इंडिया कहता है भाई मैं क्या करूं, मेरे यहाँ पे जो रोजगार है वो तो इसी सेक्टर में मिल रहा है। क्लीन एनर्जी की तरफ अगर मैं शिफ्ट करता हूं तो मुझे मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। तो इनके लिए स्किल चाहिए, नई जॉब्स चाहिए, और इन सब चीजों के लिए पैसा चाहिए। तो हमें भी पैसा आप दीजिए।
तो इंडिया भी पैसे की डिमांड कर रहा है जैसे दूसरी कंट्री डिमांड कर रही है। तो बर्डन शेयरिंग अनसर्टेनिटीज अमंग द डेवलप्ड कंट्री, इवन खुद डेवलप्ड कंट्री में जैसे यूएसए, ब्रिटेन एंड ऑल दैट, ये खुद आपस में झगड़ रहे हैं भाई कौन कितना पैसा देगा, तो क्लैरिटी ही नहीं है किसी को। अभी तक इसके लिए कुछ डिसाइड ही नहीं खास हुआ है। जो ग्रीन क्लाइमेट फंड हम लोगों ने बनाया था पहले कोपेनहेगन वगैरह में, इसके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। अब तक मतलब ये 2009 की बात कर रहा हूं मैं, कितने साल हो गए, 14 साल हो गए हैं, अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अब तक सिर्फ और सिर्फ $7.3 बिलियन के ही प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है पिछले 14 सालों में, सोच के देखिए, 14 सालों में ओनली 7.3 बिलियन। और अब बात कर रहे थे हर साल 100 बिलियन देने का। तो घुमा फिरा के आप ये कह सकते हो 90% समस्याओं का समाधान पैसा है। क्लाइमेट चेंज की समस्या का समाधान भी पैसा ही है। पैसा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो कोल के ऊपर टैक्स लगा देंगे, कुछ ना कुछ स्किल प्रोग्राम चलाएंगे, पेड़ पौधे भी लगाएंगे, साफ सुथरी चीजें रखेंगे, है ना। डिबेट्स ओवर इंटरनेशनल पब्लिक फाइनेंस, ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अर्जेंसी फॉर द एक्शन, तो अर्जेंसी तो है ही है भाई। जिस तरह से आईपीसीसी क्या कहता है, आईपीसीसी कहता है भैया 2100 तक, इवन इससे भी पहले वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। ऑलरेडी ये 1.1 तक तो पहुंच ही चुका है। ये 2040 2050 तक 1.5 पहुंच जाएगा। 2100 तक ये पूरा 2 डिग्री पहुंच जाएगा। और ये पहुंचते ही आप समझ लीजिए कैटास्ट्रोफिक इवेंट दुनिया भर में हो सकते हैं, अभी भी हो ही रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, फ्लड है जी, ड्रोट है, फॉरेस्ट फायर है, अभी भी तो हो ही रहे हैं ना। ये इतने ज्यादा हो जाएंगे कि भाई फिर तो राम नाम सत्य है। फिर तो समस्या ही समस्याएं हैं, फिर कोई आप कुछ नहीं कर सकते, जो मर्जी जोर लगा लीजिए। तो अभी आपके हाथ में है, प्लीज कुछ ना कुछ कर लीजिए, फिर बाद में गाड़ी छूट जाएगी, फिर आप हाथ मलते रह जाओगे। हम तो चले जाएंगे यहाँ से, फ्यूचर जनरेशन जो है उनको दिक्कत हो जाएगी। ये कुछ समस्याएं हैं। तो कंक्लूजन बाद में वही निकलता है कि भाई ये पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग विल होनी चाहिए, सबको साथ बैठना चाहिए। ठीक है, आपके दूसरे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज एक कॉमन समस्या है, ठीक है, इसको साथ मिलकर आप करें। ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में अलग से मैंने आपको स्लाइड दिया है। कोपेनहेगन जो सीओपी हुआ था हमारा 2009 में, उसमें जो है इसके बारे में बात की गई थी। फिर बाद में हम लोगों ने कैनकून वगैरह में वो सब मिला के हम लोगों ने इसको बनाया। 2011 में जो डरबन में हुआ था, इसके अंदर हम लोगों ने फाइनली इसको रेटिफाई किया। तो तीन आपने याद रखना है, कोपेनहेगन, कैनकून और ये डरबन वाला, 2009, 2010 और 2011, इन तीनों को मिला के जो है ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाया गया। डिस्कशन हुई कोपेनहेगन में, ठीक है, एक मैकेनिज्म बना कैनकुन में, प्रॉपरली रेटिफाइड हुआ डरबन में। $100 बिलियन की बात कही गई थी, 2020 तक हम लोग हर साल देंगे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, वो अब तक तो नहीं मिला है, जब मिलेगा तब देखेंगे। तो ये थोड़ा सा आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो ये फंड करता है। रेड प्लस ये डेजर्टिफिकेशन वगैरह के लिए चलाया जाता है, और भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो इनके द्वारा चलाए जाते हैं। बस ये एक एक्स्ट्रा डिटेल बेसिकली दिया था यहाँ पे, एक्स्ट्रा कंटेंट के तौर पे थोड़ा आप इसको पढ़ सकते हैं। तो एक यहाँ पे एक और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एक क्वेश्चन है, 2014 में आया था यहाँ से यूपीएससी में, तो इसको लेके भी थोड़ा सा सवाल है, आप इसको भी पढ़ सकते हो। ये भी मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए ही कंटेंट यहाँ पे डाला है, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग फंडिंग को लेके जितने भी मैकेनिज्म है सब आपको पता होने चाहिए, एक एक लाइन के बारे में रटा होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछता है, इसी तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। पता होगा तो आंसर दे पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। आज काफ़ी एडिशनल आर्टिकल हैं। ये ट्रेन वाला टॉपिक हम लोग 2 दिन से कर रहे हैं, आज फिर से एक आया है। तो अगर आप इसको भी रिवाइज करके अपने नोट्स को थोड़ा अपडेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही है बच्चों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।